नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको जानने के बाद आपके जीवन में आए परिवर्तन, और इस परिवर्तन के बाद जब आप स्वयं को अनुभूति करें, यानी कि स्वयं का अनुभव करें, तो आपको खुद में एक बदलाव नजर आए। खैर, बताना चाहेंगे कि आज हम ऐसे ही एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, और विषय है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड लाइफ स्किल्स। जानती हूं कि आप जानने के लिए बेताब हो रहे हैं कि ऐसा विषय हमने आज आपके लिए क्यों चुना है और ऐसे विषय में आज आपके लिए क्या कुछ खास है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री निमिष कपूर जी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं विज्ञान प्रसार में, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कह लीजिए अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी निमिष जी का, और इनके माध्यम से जिस प्रकार हम अपने तमाम लेक्चर्स के जरिए बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ जान भी पाते हैं, आज भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस विषय के अंतर्गत हम कुछ अहम पहलुओं, कुछ अहम तथ्यों पर ध्यान देंगे, और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हो सकता है कि ये आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए। तो निमेश जी, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं इस वक्त आपको सुन रहे होंगे शायद अपनी लाइफ स्किल्स, या यूं कह लीजिए अपनी जीवन जीने का तरीका, इसको समझ पाएंगे और उसमें एक विशाल परिवर्तन ला पाएंगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लाइफ स्किल्स की बात है। ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लाइफ स्किल्स आपस में बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जितना क्रिएटिव होंगे उतना ही इनोवेटिव होंगे, और जितना इनोवेटिव होंगे उतनी ही लाइफ स्किल्स आप में रिच होंगी। तो आखिर ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लाइफ स्किल्स क्या हैं, आइए समझते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? ये refers to the phenomena whereby something new is created। जब आप कुछ नया सृजन करते हैं, जो क्रिएटिविटी कहलाती है, which has some kind of subjective value, जिसकी कोई विषयगत मूल्य जिसका होना चाहिए, कोई भी समस्या का समाधान या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ नया आपने सृजनात्मक किया हो, जो क्रिएटिविटी कहलाती है। It is also the qualitative impetus behind any given act of creation, and it is generally perceived to be associated with the intelligence and कॉग्निशन। तो क्रिएटिविटी जो है वो बहुत हद तक ये निर्भर करती है कि आप किस तरह से किसी भी समस्या के समाधान में कौन से मूल्य उसको बढ़ाते हुए अपना काम आप करते हैं। इनोवेशन की हम बात करें तो इनोवेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू सॉल्यूशंस दैट मीट न्यू रिक्वायरमेंट्स। अब देखें आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन में अंतर। इनोवेशन जो है वो एक विकास की बात है, जिसमें आप कुछ नए मूल्य जोड़ रहे हैं एक समाधान के जरिए, जिससे कि आप कुछ नई ज़रूरतों को पूरा कर पाएं। ये है इनोवेशन। इनोवेशन डिफर्स फ्रॉम इन्वेंशन। इन दैट इनोवेशन refers to the use of a better and as a result novel idea or method, whereas invention refers more directly to the creation of the idea or method itself। ध्यान दीजिए, इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या अंतर है। Innovation differs from invention in that innovation refers to the use of a better and as a result उसका परिणाम के तौर पे एक नया एक आइडिया निकलता है, एक नई प्रणाली निकलती है। लेकिन इन्वेंशन क्या है? रिफर्स मोर डायरेक्टली, सीधे सीधे तौर पे क्रिएशन ऑफ द आइडिया और मेथड। कोई नया विचार आपने सृजन कर दिया, वो इन्वेंशन है, और किसी नए क्रिएशन के जरिए आपने किसी नोवेल आइडिया का जन्म दिया, वो इनोवेशन है। तो आप देखें कि किस तरह से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इन्वेंशन आपस में एक साथ चल रहे हैं। द वर्ड इनोवेशन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनोवेट्स, जो एक लैटिन वर्ड है इनोवेट्स, जो कि इनटू और नोवस से मिलके बना है। इसका मतलब है टू रिन्यू और चेंज और न्यू, एक नए ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया आप करना चाह रहे हैं। रिसर्चर गैब्रियल टार्डे 1903 में defined the innovation decision process as a series of steps that includes first knowledge, forming an attitude, a decision to adopt or reject, implementation and use and confirmation of the decision। यानी सबसे पहले आपका ज्ञान आपके साथ रहता है,
उस ज्ञान के आधार पर आप अपना एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं, अपनी सोच को विकसित करते हैं। ए डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट, फिर उस उपाय को अपनाते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज़, अगर अपनाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको आप प्रयोग में लाते हैं। और कन्फर्मेशन ऑफ द डिसीजन, और आपके जो निर्णय आपने लिया है उसको आप कन्फर्म करते हैं। तो ये आप देखें कि इनोवेशन में कितनी लंबी प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ हम आपको इनोवेशन के तौर पर हम आगे चल के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की भी बात करेंगे, जो देश में युवाओं में और आम व्यक्ति में इनोवेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज थिंकिंग अप न्यू थिंग्स। एक नई चीज़ों को लेके आना क्रिएटिविटी है। अब देखिए आप नटशेल में, इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स और इन्वेंशन रेफर्स मोर डायरेक्टली टू द क्रिएशन ऑफ द आइडिया और मेथड इटसेल्फ। आप ध्यान दें, कोई नए चीज़ों को लेना, करना सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी है, और इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स, कुछ नई चीज़ों को करना, उसको अप्लाई करना इनोवेशन है। और इन्वेंशन रेफर्स मोर डायरेक्टली टू द क्रिएशन ऑफ द आइडिया और मेथड इटसेल्फ। जो क्रिएशन या प्रणाली आप जिसको लागू करते हैं वो इन्वेंशन होता है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी demonstrate creative thinking, construct knowledge, and develop innovative projects. Apply existing knowledge to generate new ideas, products, or processes. Create original works as a mean of personal or group expression. Use models to explore complex systems and issues. Identify trends and forecast possibilities. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो सृजनात्मकता है और इनोवेशन यानी नव सृजन या नवाचार है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट क्रिएटिव थिंकिंग, एक नया सृजनात्मक जो चिंतन है उसको आप शो करेंगे। कंस्ट्रक्ट नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पर उसको बनाएंगे। एंड डेवलप इनोवेटिव प्रोजेक्ट, और एक नए, अगर आप स्टूडेंट हैं यूजी पीजी या उससे छोटे या बड़े कक्षाओं में, तो आप किस तरह से अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, उसके लिए बिंदु महत्वपूर्ण है। अप्लाई एक्सिस्टिंग नॉलेज टू जनरेट न्यू आइडियाज़। जो भी नॉलेज आपके पास है, उपलब्ध है, आप उनको अप्लाई करें जिससे कि नए विचार आप में उत्पन्न हो, और इससे आप विचार, उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित करें। क्रिएट ओरिजिनल वर्क्स एज ए मीन ऑफ पर्सनल और ग्रुप एक्सप्रेशन। आप एक ओरिजिनल वर्क यानी वास्तविक कार्य को सृजन करें जिससे कि व्यक्तिगत या जो समूह में आप काम कर रहे हैं उसकी जो उद्भावनाएं हैं वो स्पष्ट हो सकें। यूज़ मॉडल्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड इश्यूज़। आप मॉडल का प्रयोग करें। अगर आपको कोई जटिल किसी प्रणाली पर काम करना है या मुद्दे पर काम करना है तो इस मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी और हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट पॉसिबिलिटीज़, और क्या रुझान हैं और क्या संभावनाएं हैं उसको आप एक्सप्लोर करें और उसको आप पूर्वानुमान भी संग में लेते चलें। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहता है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक ऐसा विचार जिसमें आप खुद ये देखें कि हाँ, आप अपने अच्छा है, बुरा है, एक आलोचनात्मक चिंतन हम इसे कहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। एंड डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय करना। यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू प्लान एंड कंडक्ट रिसर्च, मैनेज प्रोजेक्ट, solve problems and make informed decisions using appropriate tools and resources. आप सभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनाते होंगे। आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं। आपको क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। स्वयं की आलोचना करनी है कि आप जो बनाने जा रहे हैं, आप जो भी रिसर्च आपने किया है अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, और उसमें जो आपने एक समझ बूझकर जो निर्णय लिए हैं वो कितने हद तक आपने उनको खुद आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा निर्धारित किया है, ये आपको स्वयं निर्धारित करना है। यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल्स एंड रिसोर्सेज, जो भी संसाधन आपके पास हैं, जो भी टूल्स आपके पास हैं, उनको लेते हुए। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप जिस भी समस्या पर काम कर रहे हैं उसको आप पूरी तरह से डिफाइन करें और आइडेंटिफाई करें, और जो भी एक संभावित प्रश्न है जिससे कि आप अपना अन्वेषण करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको आप सूचीबद्ध करें। प्लान एंड मैनेज एक्टिविटीज़ टू डेवलप ए सॉल्यूशन और कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। फिर आप एक कार्य योजना बनाएं,
अपने एक्टिविटीज़ को, अपने परियोजना को पूरा करने के लिए उसके जो भी आप संभावित समाधान सोचते हैं उसको आप लिखें। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन एंड और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब साइंस की बात करेंगे, आप कोई साइंस का प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें आप किसी समस्या को लेकर चल रहे हैं, आपने जब तक डाटा को कलेक्ट नहीं करा, उसको एनालाइज नहीं किया, तब तक कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। तो कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस एंड और मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। आपने जो डाटा, आपको आंकड़े जो मिले हैं उसको आप इकट्ठा करें, उसको आप विश्लेषित करें, उसके बाद आप एक निर्णय पर पहुंचें कि हम किस तरह से अपने परियोजना को आगे लेके जाएंगे। हमारा ये निर्णय है। यूज मल्टीपल प्रोसेसेस एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। बहुत सारे बहुआयामी जो प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे विभिन्न जो पर्सपेक्टिव हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, उन सभी को आपको एक्सप्लोर करना है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने के लिए। उदाहरण के तौर में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऊर्जा पर कोई परियोजना कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ऊर्जा की जो सोर्सेज हैं, आपको उसका एक डाटा इकट्ठा करना होगा। अगर हम अपने लोगों से ये बात कर रहे हैं कि वो ऊर्जा का कितना कंजम्पशन करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो दिन भर में कितने बल्ब जलाते हैं, कितना ट्यूबलाइट जलाते हैं, कितना एसी चलाते हैं, कितना हीटर या गीज़र चलाते हैं, कितना उनका ऊर्जा का कंजम्पशन है। और अगर उन घरों में कोई ऐसा सोलर डिवाइस लगा दी जाए जिससे ऊर्जा की बचत हो रही है, तो वो कितनी है। तो ऐसे आपको आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनको विश्लेषित करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि आपने अपनी परियोजना में क्या निर्णय निकाला। और ये तभी संभव है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के साथ अपना साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी परियोजना बनाएंगे। एड वैल्यूज टू योर प्रोजेक्ट। आप जिस भी विषय पर काम कर रहे हैं, जो भी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, टॉक टू दी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स। आप वैज्ञानिकों से और जो भी विशेषज्ञ है उनसे बात करें। आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपको जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। आप विज्ञान प्रयोगशालाओं का भ्रमण करें, वैज्ञानिक संस्थानों का, शोध संस्थानों में जाएं, वहाँ वैज्ञानिकों से बात करें। मोर सोसाइटल एप्लीकेशंस। आपका प्रयोग में जितना भी, क्योंकि विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ है परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, तो आप कोशिश करें कि आप अपने परियोजनाओं में अधिक से अधिक जो सामाजिक उसके मुद्दे हैं उसको लेकर आप साथ चलें। कनेक्ट योर प्रोजेक्ट टू दी एंड यूजर्स। जो भी एक अंतिम उपभोक्ता है, प्रयोगकर्ता है, आपके प्रोजेक्ट में आप जो भी विषय आपने लिया है उससे आप जुड़ने की कोशिश करें। अवॉइड ब्रॉड थीम्स। आप बहुत बड़ी थीम पर, अगर आप पर्यावरण पर काम करते हैं, अगर आप जल पर काम करते हैं, तो एक बहुत बड़े ब्रॉड थीम है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए ब्रॉड थीम। आप उस पर अगर काम करेंगे तो आप शायद अपने निष्कर्ष पर ना पहुंच पाएं। तो आप एक छोटे से थीम लें, उसको आप अपने क्रिएटिविटी और अपने क्रिटिकल थिंकिंग के सांचे में ढालें और आगे बढ़ें। रीड एंड ऑब्जर्व रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्लान एकेडमिक विजिट्स। जैसे मैंने बताया कि आप प्रयोगशालाओं में जाएं और जो भी रिसर्च हो रहा है उसको पढ़ें। प्रयोगशालाओं में अगर जो भी रिसर्च हो रहा है, जैसे हमारे जो विज्ञान संचार के या मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो शोध कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि हाल ही में एक पोषण से संबंधित जो संस्थान है हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। उन्होंने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया कि हमारे अखबारों में जो पोषण से संबंधित खबरें छपती हैं उसमें क्या गलतियां होती हैं, कितनी छपती हैं। तो ये निकल के आया, वहाँ के जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र हैं, तेलुगु के और कुछ अंग्रेज़ी के, निकल के आया कि मुश्किल से 2 या 3% खबरें जो होती हैं वो पोषण से जुड़ी होती हैं या विज्ञान से जुड़ी होती हैं। और उन पोषण से जुड़ी खबरों में कोई सोर्स नहीं दिया होता, जिस सोर्स से वो खबर ली गई है वो भी वहाँ नहीं दिया होता। उसके अलावा जो हमारे 70% खबरें उन्होंने पाई, उस 3% में जो 70% पाई वो विदेशी सोर्सेज पर आधारित थीं, विदेशी स्रोतों पर आधारित थीं, पोषण से जुड़ी खबरें। तो इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग, दिलचस्प रिसर्च हो रहे हैं हिंदुस्तान की प्रयोगशालाओं में, जो आम आदमी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप विज्ञान संचार या विज्ञान विषयों पर कोई भी परियोजनाएं बनाएं तो अवश्य वहाँ के शोध को पढ़ें, वैज्ञानिकों से बात करें और लाइफ स्किल्स जोड़ें, जो जीवन के कौशल हैं जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग आता है। अब हम लाइफ स्किल्स की बात कर लें। यूनिसेफ के हिसाब से लाइफ स्किल्स क्या है? लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इज बिहेवियर चेंज और बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच। व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में जो विकास करना है उस अप्रोच को आपको लेके चलना है। डिजाइन टू एड्रेस ए बैलेंस ऑफ 3 एरियाज, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। लाइफ स्किल की जो एजुकेशन है, जो आप अपनी परियोजनाएं बनाएं, अपना अध्ययन करें, उसमें ज्ञान,
और एटीट्यूड यानी प्रवृत्ति, और स्किल्स यानी कौशल। तो ज्ञान और प्रवृत्ति और कौशल, इन 3 चीज़ों का बैलेंस आपको बैठाना है, तब आप सही मायने में जीवन कौशल, लाइफ स्किल की बात अपने शिक्षा में, विज्ञान की शिक्षा हो या सामाजिक विज्ञान की या किसी भी अन्य विषय की, आप कर पाएंगे। लाइफ स्किल्स की हम बात करें तो जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, द एबिलिटीज फॉर एडाप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर एंड enables इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। यानी ऐसी एबिलिटीज यानी योग्यताएं फॉर एडाप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, एक सकारात्मक बर्ताव के लिए, जो इंडिविजुअल को इस योग्य बनाएं कि वो प्रभावी तरीके से जो भी उसकी डिमांड है, जो मांगे हैं और जो चुनौतियां हैं हमारे एवरीडे लाइफ की, उनको पूरा कर सके। तो ये तो हैं लाइफ स्किल्स जिसको आपको साथ में लेके चलना है। आप जिस भी विषय के छात्र हैं, आप UG PG के छात्र हैं या उससे और अन्य कक्षाओं के छात्र हैं, तो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन आपको लेके चलनी है। लाइफ स्किल्स में सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय करने की क्षमता। आप जो भी बात करें उसमें आपने जो निर्णय किया है वो कैसा है, मेरी परियोजना किस विषय पर होनी चाहिए, मैं उसमें क्या करूंगा, मैं किस प्रयोगशाला में जाऊंगा, मैं किन वैज्ञानिकों से बात करूंगा, मैं किस समस्या का समाधान ढूंढूंगा, मेरा निष्कर्ष संभवतः क्या होगा, मैं कहाँ से आंकड़े जुटाऊंगा इत्यादि। ये है निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मेकिंग अवश्य होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें एक सृजनात्मक चिंतन हो, आपकी परियोजना कैसी दिखाई देगी, आप क्या उसमें वैल्यू एडिशन जोड़ेंगे, कितना खूबसूरत उसको सृजन करेंगे, ये भी उसके साथ आपको लेके चलना है। क्रिटिकल थिंकिंग, आप अपनी आलोचना भी खुद करेंगे। निंदक नियरे राखिए कहा जाता है, तो आप अपने निंदक खुद बनिए। आप जो भी परियोजना कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सवाल अपने आप करिए। आप हाउ, वाई, व्हाट से जुड़े सवाल आप जब खुद करेंगे, क्रिटिकली उसको एग्जामिन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका प्रोजेक्ट एक नई लाइफ स्किल, एक नई दिशा में जाएगा। और इसके बाद जो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी हमारी जो समस्याओं के समाधान है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, वो आती है। आप जो भी समस्याओं के समाधान है आप कितनी अच्छी तरीके से ढूंढते हैं, जो लाइफ स्किल कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तीसरा है निगोशिएशन स्किल्स, और निगोशिएशन स्किल्स के साथ में है कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। आपने जो भी तनाव है, जो इमोशंस हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुल मिलाकर अगर आप जागरूक हैं, सेल्फ अवेयर हैं, आप निर्णय अच्छे ले रहे हैं, आप में इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने की क्षमता है, आप में प्रभावी संचार है, आप निगोशिएट करना जानते हैं, आप स्ट्रेस और इमोशन से कोप करना जानते हैं, आप अपने निंदक खुद हैं, आप समस्याओं का समाधान करना जानते हैं, आप सृजनात्मक चिंतन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं और आगे लोगों को भी प्रेरित करेंगे। Significance of learning life skills to be able to explore alternatives, weigh pros and cons, make rational decisions, communicate effectively, to say no, be assertive। अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते तो इत्मीनान से ना कर दें। आप अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से बात करें। आपके जो निर्णय लेने की क्षमताएं हैं वो रैशनल हों, तर्क पे आधारित हों। आपने जो भी आपको हानि या उसमें लाभ होना है उसको आप मेजरमेंट कर सकें, उसका मेजर कर सकें, और एबल टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। जो भी संभावनाएं हैं, आप जो भी परियोजना कर रहे हैं, विज्ञान से जुड़ी या किसी भी विषय से जुड़ी, उसमें आप लाइफ स्किल्स जब डालेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद आ जाएंगी। अब आप देखें हाउ लाइफ स्किल्स लीड टू प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, जो WHO का कहना है, बहुत इसको इम्पोर्टेंस आप दें। बहुत ये नॉलेज, एटीट्यूड और वैल्यूज़, जो ज्ञान है, जो प्रवृत्ति है, जो मूल्य हैं, जो हमारे लाइफ स्किल हैं, अगर वो सही हैं तो उसी तरह से कि हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव बनेगा। बिहेवियर रीइंफोर्समेंट और चेंज, और जैसा हमारा बिहेवियर होगा उसी तरह से हम पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर हमारा होगा। हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत सही रहेगी, और स्वास्थ्य और सेहत ही सबसे बड़ा खजाना है, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हम उस हेल्थ प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो हमारे ज्ञान, हमारे प्रवृत्ति और हमारे मूल्य जो हमें लाइफ स्किल देता है, हमारी जो सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका है, उससे हम अपना बिहेवियर अच्छा बनाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, और हमारा बिहेवियर जब चेंज होता है तो हमारा जो स्वास्थ्य का जो बिहेवियर है वो भी सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और हम स्वास्थ्य की समस्याओं से बच पाते हैं।
अब हम बात करेंगे कि ये डिसीजन मेकिंग क्या है, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमताएं क्या हैं। एबिलिटीज टू एसेस अवेलेबल ऑप्शंस, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप उसको एसेस करें, उसको आप तौलें, उसको निर्धारित करें कि हाँ ये आपके पास ऑप्शंस हैं। टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, एक्शन, नॉन एक्शन, नो डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो वो भी एक आपका डिसीजन हो सकता है कि आपने वो डिसीजन निर्णय नहीं लिया क्योंकि आपको वो चीज़ें गलत लगीं। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, परियोजनाएं बना रहे हैं, लाइफ में किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने का कोई मौका आ रहा है, तो आप में ये एबिलिटीज़ हों टू एसेस अवेलेबल ऑप्शंस, उनके ऑप्शंस को तलाशने की, टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, एक्शन, नॉन एक्शन, और आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन जो नो डिसीजन है वो भी आपका एक निर्णय कहलाएगा। डिसीजन मेकिंग में जो मेजर लाइफ डिसीजंस हैं, जो गोल है, चॉइस है, कोपिंग अप है और करियर है। गोल क्या हैं? डेवलप, प्रायोरिटाइज, अटेन। अब देखें, हम क्रिएटिविटी की बात हमने की, इनोवेशन की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स की। ये हम क्यों कर रहे हैं इसको भी हम आगे आपको बताएंगे कि हम आपको किस तरह से साइंस और इनोवेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं इन सारी स्लाइड्स के जरिए, इन सब चर्चाओं के जरिए। अब आप देखें, गोल्स, डेवलपमेंट, प्रायोरिटाइज, अटेन, ये हमारे गोल्स हैं कि हम एक डेवलप करें कुछ, उसको हम प्रायोरिटी दें और हम उसको प्राप्त करें। चॉइस ऑफ लाइफ स्टाइल, स्टडी एंड फूड हैबिट्स, हॉबीज़, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारी शिक्षा कैसी है, हमारे खान पान के तरीके कैसे हैं, और हमारी हॉबीज़, हमारे जो शौक हैं वो कैसे हैं। कोपिंग अप विद स्ट्रेस एक्सेट्रा, जो भी हमें तनाव है उससे हम क्या निकल पाते हैं। और करियर, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, फर्दर स्टडी, जो भी हम प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, जो हमारी चॉइस है, और क्या हम आगे की पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। ये सारे निर्णय आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां एक आप अच्छे निर्णय से अपने लाइफ को संवार पाएंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जो डिसीजन मेकिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं, गोल्स, चॉइस, कोपिंग अप एंड करियर, ये हमेशा ध्यान रखें जो आपकी लाइफ के मेजर डिसीजन होंगे। स्टेप्स फॉर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ये क्या है? आइडेंटिफाई, डिफाइन द प्रॉब्लम, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स, consider family and personal values, choose one alternative, implement the decision। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, उसको आप डिफाइन करें कि हाँ, हम इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, हमको अपने शहर या गांव या कस्बे में जो जल प्रदूषण है उसको हमें चिन्हित करना है, वो हमें देखना है कि हम ये प्रदूषण क्यों हो रहा है। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स, और हम ये कंसीडर करें कि उस जल प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्या उसका आउटकम सामने आ रहा है। कंसीडर फैमिली एंड पर्सनल वैल्यूज़, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, व्यक्तिगत मूल्य हैं हमारे लोगों के, हमारे गांव या समाज के, वो किस हद तक जिम्मेदार हैं उस जल या वायु प्रदूषण के लिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जो हम यमुना की प्रदूषण की बात करते हैं उसका 80% जो जल मल है वो हमारे घरों से निकलता है, लेकिन हम जो जिम्मेदार ठहराते हैं वो सरकार को या उद्योगों को। तो हम कितने जागरूक हैं, जिम्मेदार हैं। चूज़ वन अल्टरनेटिव, हम एक विकल्प का प्रयोग करेंगे और इम्प्लीमेंट द डिसीजन, और जो भी हम निर्णय लेंगे उस परियोजना को तैयार करने के लिए वो उस निर्णय पर हम अमल करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग, अब ये क्या है? इनेबल्स टू एक्सप्लोर अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन और नॉन एक्शन, कंट्रीब्यूट्स टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कितने सृजनात्मक तरीके से आप सोचते हैं कि आपने जो डिसीजन लेना है, आपने जो समस्या का समाधान करना है, वो सही तरीके से, बेहतर तरीके से हो पाए। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक्शन या नॉन एक्शन, आपको जो निर्णय लेने हैं, जो निर्णय नहीं लेने हैं, वो कितने हद तक आप अच्छी तरीके से ले पाते हैं, ये है क्रिएटिव थिंकिंग। एक आप सृजनात्मक चिंतन की बात करते हैं। उसके बाद बात आती है क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। आप ऑब्जेक्टिव तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करें, इंफॉर्मेशन को, और उसका अनुभव उठाएं। ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए, यानी अपनी निंदा भी करनी आपको आनी चाहिए। टू रिकॉग्नाइज एंड टू एक्सेस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर, वैल्यूज़, प्रेशर्स, पीयर, फैमिली, जो भी पीयर ग्रुप है, परिवार है, उनके जो भी प्रेशर हैं आपके ऊपर, जो मूल्य हैं आपके साथ में, उनसे आप देखें कि आपका जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको साथ में लेके चलना है, और इससे आप बच पाएंगे
उन प्रेशर से, उन वैल्यूज़ जो आपके ऊपर थोपी जा रही हैं, जो शायद सही भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। की टू फॉर्म राइट एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ। आप अपने जीवन के लिए एक सही एटीट्यूड यानी एक सही प्रवृत्ति का विकास करें। ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो कुंजी है। असिस्ट इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है वो एक अच्छा बिहेवियर विकसित हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे अहम और ख़ास बात है। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। हम अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं या किसी भी विषय के, हम कोई परियोजनाएं बना रहे हैं या अपना अध्ययन कर रहे हैं, हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्बली एंड नॉन वर्बली, अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने बोली से, अपने उच्चारण से हम किस तरह से अपने आप को इफेक्टिव कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये भी एक बड़ी लाइफ स्किल है। टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, डिज़ायर्स, नीड्स एंड फियर्स ऑल्सो। अगर हमें कोई डर है, हमारी कोई आवश्यकताएं हैं, हमारी कोई इच्छाएं हैं, हमारी कोई ओपिनियन है, हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्या, ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। टू आस्क फॉर एडवाइस एंड हेल्प। और सलाह लेना और सहायता लेना, उसके लिए पूछना भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको आप साथ में लेके चलें। एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स। हम दूसरों को कितना समझ पाते हैं, कितना हम स्वीकार कर पाते हैं। टू पुट वन सेल्फ इन अदर्स पर्सनस शूज़। हम दूसरे व्यक्ति के जो सोच है उसमें हम कितना अपने आप को ढाल पाते हैं। बीइंग नर्चरिंग एंड टॉलरेंट। इनकरेज ए पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल इन नीड और डिफ़िकल्टी। जो लोग अगर किसी दिक्कत में हैं, किसी आवश्यकता में हैं, तो हम किस तरह से एक अपना पॉजिटिव बिहेवियर को हम इनकरेज करते हैं, वो हम कितना अच्छा कर पाते हैं। ये यहाँ पे एम्पैथी वाली चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक बस में एक बूढ़ी औरत चढ़ी और एक सीट खाली थी जिस पर वो बैठने जा रही थी। अचानक एक युवा लड़का उसको धक्का देकर उस सीट पर बैठ गया और वो बूढ़ी औरत गिर पड़ी। तो वहीं पर एक वकील साहब बैठे थे जिन्होंने सोचा कि अरे ये तो बड़ा गलत है, इसके खिलाफ कुछ कानूनी धाराएं बननी चाहिए। वहीं पर एक डॉक्टर भी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि अरे इसको तो गहरी चोट आई है, इसको तो फर्स्ट एड का इलाज दिया जाना चाहिए बस कंडक्टर के द्वारा। तो उस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पर एक व्यापारी भी बैठा हुआ था, उसने देखा कि उसके जो फल हैं वो गिर पड़े हैं, इसका तो बड़ा नुकसान हो गया आर्थिक। तो उसने जो चीज़ें तो सोची, लेकिन एम्पैथी यानी सहानुभूति वो सिर्फ सोच पाए, एक्ट नहीं कर पाए, एक्शन नहीं ले पाए। वहाँ पे चाहिए था कि वो एक्शन लें। एम्पैथी जिसे कहते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स। हम क्या अपने परिवर्तन से दूसरों को कुछ राहत दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो लाइफ स्किल्स में आता है। इंटरपर्सनल स्किल्स, टू बी एबल टू डेवलप एंड नर्चर सपोर्टिव नेटवर्क, टू बी एबल टू एंड रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्टिवली, हेल्प्स स्टूडेंट टू रिलेट विद पीपल इन पॉजिटिव वेज। ये इंटरपर्सनल स्किल्स यानी हमारे जो एक दूसरे से हमारे जो कैसे इंटरेक्शन होते हैं, हमारे आपस में क्या समझदारी है, वो ये बता रहा है। टू बी एबल टू डेवलप एंड नर्चर सपोर्टिव नेटवर्क। हम कितने सपोर्टिव हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने नेटवर्क के संग। टू बी एबल टू एंड रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्टिवली, हेल्प स्टूडेंट टू रिलेट विद पीपल इन पॉजिटिव वेज। किस तरह से हम लोगों की सहायता कर पाते हैं पॉजिटिव वेज में। निगोशिएशन स्किल्स अलाउज टू सॉल्व एन इशू, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट without anger, intimidation, insubordination, aggressive force or behavior. Negotiate as soon as possible for communication, deals constructively with problems. Problems, if left unresolved, mental and physical stress. अगर हमारी समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं तो हमें दिमागी और शारीरिक कष्ट होता है। तो हमें एक निगोशिएशन स्किल्स हमें अपनाना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं से, उलझनों से खुद दूर होना सीखें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अपने जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करें। अब ये बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं, किस इनोवेशन की तरफ हम आपको ले जा रहे हैं, कुछ ही देर में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। बिहेवियर चेंज थ्रू लाइफ स्किल्स, इग्नोरेंस, अवेयरनेस, कंसर्न, नॉलेज, मोटिवेशन, रेडीनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू चेंज, एक्सेप्टेंस, हैबिट, लाइफ स्टाइल। आप हिंदुस्तान के किसी भी या दुनिया के किसी भी बड़े वैज्ञानिक को देखें
तो लाइफ स्किल्स जो यहाँ पे 10 दी हुई हैं, वो सारी लाइफ स्किल्स उन वैज्ञानिकों में आपको परिलक्षित होंगी, वो चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, या हमारे रामानुजन हो। इग्नोरेंस, अवेयरनेस, कंसर्न, नॉलेज, मोटिवेशन, रेडीनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू चेंज, एक्सेप्टेंस, हैबिट, लाइफस्टाइल। आपको मैं बता दूं, हमारे विश्व विख्यात गणितज्ञ रामानुजन, जिनका जन्मदिन हम हर वर्ष मनाते हैं, उनको जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिली, उनको विदेश में जाकर नौकरी करनी पड़ी, लेकिन वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपनी विलिंगनेस, अपना हिंदुस्तान के प्रति एक्सेप्टेंस त्यागा नहीं। उसके बाद वो हिंदुस्तान आए और उनको यहाँ पर आगे वो बढ़े। तो ये एक ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जिस पे हम आगे आ रहे हैं। इनोवेशन की हम बात करेंगे। उससे पहले कोपिंग विद इमोशंस एंड स्ट्रेस, रिकॉग्नाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन अदर्स एंड आवरसेल्व्स, बीइंग अवेयर ऑफ हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स, एबल टू रिस्पॉन्ड टू इमोशंस अप्रोप्रिएटली। हमारे जो मनोभाव हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उस पर हमें नियंत्रण रखना, उसको कोप करना, हमारे तनाव को हमें दूर रखना, ये भी एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है जो हमें अब हमारे अध्ययन में, अध्यापन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। How to cope with stress? Recognize sources of stress in our life, recognizing how these affect us, identifying ways that help to control our levels of stress, learning how to relax to minimize tension. तो ये कुछ तरीके जो, अब ये बात है सेल्फ असर्टिवनेस की। असर्टिव पीपल रेस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स इक्वली। इट इज कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स एंड नीड वाइल रेस्पेक्टिंग राइट्स टू ऑफ अदर्स, बीइंग एबल टू स्टैंड अप फॉर वंस ओन वैल्यूज एंड नीड्स, take control of one's decisions, recognize attempts of others to control. ये सेल्फ असर्टिवनेस के कुछ बिंदु हैं जो हमने आपसे शेयर किए। सेल्फ असर्टिवनेस में ट्रस्ट एंड वैल्यू वंस ओन फीलिंग्स। जो भी हमारी अपनी फीलिंग है, हमारे अपने मूल्य हैं, उस पर हमें भरोसा करना सीखना है। रिकॉग्नाइज एंड यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, स्टेप्स, स्टेट योर पोजिशन, ऑफर रीज़न, एक्सप्लेनेशन, एक्नॉलेज अदर्स फीलिंग। हमें दूसरों की फीलिंग का भी सम्मान करना है, और ऑफर रीज़न, एक्सप्लेनेशन, अपना हम जो भी सोच रहे हैं उसके हमें कारण बताने हैं, स्पष्टीकरण देना है, और स्टेट योर पोजीशन, आपकी जो भी स्थिति है वो आपको शेयर करनी है। टेक प्लेजर एंड प्राइड इन सेइंग नो व्हेन वन वांट्स टू से नो। पोलाइट रिफ्यूज़ल, आप एकदम मना कर दें अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। गिव रीज़न, आप उसका कारण बताएं। रिपीट रिफ्यूज़ल, walk away, ignore the person, avoid the situation, find others support, talk about your own feelings। आप अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद बात करें। और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं कहने के लिए प्रेरित करेंगी। लाइफ स्किल एजुकेशन की हम संक्षेप में बात करेंगे। डायनेमिक टीचिंग एंड डायनेमिक लर्निंग, वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स एंड पेयर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गेम्स एंड डिबेट्स, होम असाइनमेंट्स टू फर्दर डिस्कस एंड प्रैक्टिस स्किल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करें, अपने मित्रों से बात करें, छोटे छोटे समूहों में बनाकर अपने अध्ययन को, परियोजनाओं को करें। आप अगर टीचर हैं, आपकी टीचिंग डायनेमिक हो, अगर आप शिक्षार्थी हैं तो आपकी डायनेमिक लर्निंग हो, आप वैज्ञानिकों से बात करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप जो भी आपके साथी काम कर रहे हैं उनके अनुभवों को साझा करें, उनसे सीखें। गेम्स और डिबेट्स के जरिए आप सीखें। होम असाइनमेंट, आप घर में अपने काम करें टू फर्दर डिस्कस एंड प्रैक्टिस स्किल्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। की मैसेजेस। लाइफ स्किल मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट इज द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। ये आज के विश्व की ज़रूरतें हैं। हम अपने लाइफ स्किल को मैनेज करें, अपने अध्ययन में, अध्यापन में, अपने प्रोफेशनल करियर में, अपनी लाइफ में। लाइफ स्किल्स एजुकेशन मेक्स स्टूडेंट टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी। जो भी लाइफ स्किल बेस्ड शिक्षा है वो हमारे स्टूडेंट को हमारी सोसाइटी में एक बेहतर इंसान और एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के लिए प्रेरित करेगी। अब देखें, यहाँ जो हमने लाइफ स्किल्स की बात की, हमने इनोवेशन की बात की, हमने क्रिएटिविटी की बात की। अब हमारी जो साइंस पॉलिसी है वो क्या कहती है, जो हाल ही में 2 साल पहले इसको रिलीज़ किया गया, 1 साल पहले, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इनोवेशन यानी नव सृजन या नवाचार, एक इंक्लूसिव ग्रोथ, एक विकास की बात यहाँ पे की गई है। स्प्रेडिंग साइंटिफिक टेम्पर, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैला पाएँ। वो हम तभी फैला पाएंगे जब हम लाइफ स्किल्स को साथ लेके चलेंगे। आप ध्यान दीजिए। इन्हांसिंग
साइंस स्किल्स अमंग यूथ, हम साइंस स्किल्स को हम तभी अपने युवाओं में बढ़ा पाएंगे जब हम लाइफ स्किल्स और क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलेंगे। मेकिंग साइंस करियर्स अट्रैक्टिव हम तभी कर पाएंगे जब हम इनोवेटिव करियर बनाएंगे, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स को साथ लेकर चलेंगे। इंप्रूविंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिगरिंग चेंज इन माइंडसेट्स, इंप्रूविंग इनोवेशन सिस्टम। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रायोरिटी फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। आम आदमी की जो समझ है विज्ञान की, उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। प्रमोटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमंग डिसीजन मेकिंग, हम देखें आप, डिसीजन मेकिंग इज अनदर लाइफ स्किल। हम अपने विज्ञान की बात जब कर रहे हैं साइंस पॉलिसी में जो देश में की जा रही है, प्रमोटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमंग डिसीजन मेकिंग, हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशंस हैं, वो हमारे निर्णय लेने में किस तरह से हमारे लिए कारगर होते हैं। इन्वॉल्विंग सोशल साइंटिस्ट फॉर इवेलुएटिंग ऑफ परफॉर्मेंस, सोशल साइंटिस्ट जो आम आदमी से, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनको आप साथ लेके चलें, इन्वॉल्व करें। नेशनल एकेडमिक्स टू हैव इंक्रीज्ड रोल इन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। वाई इज द इम्पॉर्टेंट टू हैव साइंटिफिक टेम्पर, हमें वैज्ञानिक टेम्पर या वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास क्यों आवश्यक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, और कैसे हो, जब हम इस साइंटिफिक टेम्पर को लाइफ स्किल के साथ लेके चलेंगे। बी एन एम्पावर्ड कंज्यूमर, हम जो उपभोक्ता हैं, हम एक सशक्त उपभोक्ता बने। डेवलप स्किल्ड वर्क फोर्स, एक हम कौशल के साथ अपने कार्य बल का विकास करें। क्रिएट सपोर्ट फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं उसके लिए हम सपोर्ट डेवलप करें, क्रिएट करें, सृजन करें। इनकरेज लर्निंग एंड डिस्कवरी, और हम लर्निंग और डिस्कवरी को बढ़ाएं। हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन बिकम मोर इफेक्टिव। आवर S&T स्टोरीज जो है इंस्पायरिंग है। हमने आप देखें अभी चंद्रयान मिशन, अभी मंगल मिशन, स्पेस के क्षेत्र में जो तरक्की हासिल की है, न्यूक्लियर एनर्जी में हम तरक्की हासिल कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से डील हुई है, उसके बाद हम 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से हिंदुस्तान इंडिजिनस है, हिंदुस्तान पर आधारित है। हम मिसाइल कार्यक्रमों में हमने तरक्की हासिल की है। कृषि और कंप्यूटिंग यानी सॉफ्टवेयर में हम विश्वविख्यात हैं। चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, वो है गरीबी, शहरीकरण, एनर्जी जनरेशन, लिटरेसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। साइंस कम्युनिकेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, विज्ञान संचार के जो रुझान हैं हिंदुस्तान में वो क्या हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो आप एडुसेट प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आप चैनल देख रहे हैं, रोड शोज़ जत्थास हिंदुस्तान में निकाले गए हैं। रेडियो टॉक शोज़, न्यूज़, डॉक्यू ड्रामा, टेलीविज़न सीरियल्स, न्यू फीचर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। एडुसेट 50 साइट्स पूरे देश में बनाई गई हैं। कम्युनिटी रेडियो बनाए गए हैं। CD-ROMs, DVDs, इंटरनेट आदि का विकास किया जा रहा है। कंपटीशंस एंड अवार्ड्स, नेशनल लेवल पर हिंदुस्तान में साइंस ड्रामा कंपटीशन हो रहा है जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स करता है हर साल पूरे देश में। ओपन एंडेड प्रोजेक्ट जो DST जिनको प्रमोट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओलंपियाड्स जिसको ओलंपियाड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करता है। साइंस मॉडल्स की जो बात है हमारे नेशनल साइंस सेंटर्स करते हैं। नर्चरिंग इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जिसकी बात हम अभी खासतौर पे आज यहाँ करेंगे। पॉपुलर राइटिंग जिसकी बात विज्ञान प्रसार और हमारे समाचार पत्र करते हैं। साइंस फिल्म्स की बात हमारे बहुत से संस्थान करते हैं। नेशनल एंड यूनेस्को कलिंगा अवार्ड दिया जा रहा है देश में विज्ञान के संचार के लिए। तो हमने जो बात करी आज मोटे तौर पे एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लाइफ स्किल्स और एक साइंटिफिक टेम्पर की, यानी साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए हमको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा और एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा लाइफ स्किल्स के दायरे में ढालकर। अब वो क्यों सोचना पड़ेगा इसकी भी हम बात करें। कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हमने दिए हैं जैसे विज्ञान प्रसार, NCSTC, DST, NCSM, नेस्कियर, CSIR लैब्स, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ICR लैब्स, ICMR लैब्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस, मास साइंस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड साइंस एकेडमीज़। ये ऐसे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे साइंस सेंटर्स हैं, मोबाइल एग्जीबिशंस हैं। साइंस एग्जीबिशन हमारी एक ट्रेन है, विज्ञान रेल है जिसमें साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है जो कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रही है, विज्ञान में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। प्लानिटेरियम्स हैं हमारे पास, बाल भवन है हमारे पास, संग्रहालय हैं हमारे पास, फिल्म और फोक थिएटर है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। स्पेस
जो एविएशन है, गैलरी है हमारे पंजाब में, जो हमारा साइंस सेंटर है, ऐसे बहुत सारे साइंस सेंटर्स पूरे देश में हैं जहाँ पर बच्चों को विज्ञान और इनोवेशन की बात की जा रही है, जहाँ पर बच्चे और बड़े सभी जाकर, आप स्टूडेंट्स वहाँ जाकर विज्ञान को समझ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें देश भर में की जा रही हैं। मॉड्यूल्स एंड किट्स की बात की जा रही है, एरो मॉडलिंग एंड रॉकेटरी की बात की जा रही है, अडल्ट्रेशन डिटेक्शन एंड वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग की बात की जा रही है, वर्मी कंपोस्टिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड एक्टिविटी। हाइड्रोपोनिक्स एक दिलचस्प चीज़ है, जल कृषि, ऐसी कृषि जिसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, केवल रसायन के घोल के द्वारा पानी में ये अनाज पैदा किए जाते हैं। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब सैनिकों के पास भोजन नहीं बचा था तो उन्होंने जो केमिकल्स थे उनके पास, उसमें अन्न उपजाया था। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है और ये हाइड्रोपोनिक्स आज देश भर में उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप जल में खेती कर सकते हैं। वाटर मॉनिटरिंग एंड ओरिगेमी की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन, कारपेंट्री एंड इलेक्ट्रिकल रिपेयर किट की बात हो रही है, जो कौशल विकास की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्किल और इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी जो कौशल के विकास की बात है, जो क्षमताओं के विकास की बात है। कोर्सेज इन विज्ञान पत्रकारिता, साइंस जर्नलिज्म, कोर्सेज इन साइंस कम्युनिकेशन, हैंड्स ऑन वर्कशॉप इन स्किल बिल्डिंग, जो दक्षता के विकास की बात है। और RJVS फेलो, जो हमारे रजत जयंती विज्ञान संचार फेलो हैं NCSTC में, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंटल फोकस एरियाज क्या हैं? वाटर एंड सैनिटेशन लिटरेसी, डिजास्टर रेसिलेंस, वेदर एंड क्लाइमेट, एनिमल हेल्थ, सॉइल हेल्थ, कोस्ट एंड ओशंस, वुमेन्स हेल्थ। तो इन अहम मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। और फ्यूचर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरीज, वर्चुअल रियलिटी गैलरीज, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इंटीग्रेटेड पार्क्स एंड फैसिलिटीज, एड्यूटेनमेंट पे हम काम कर रहे हैं। और अब हम खास बात करेंगे जो एक्शन प्लान फॉर सिटीजन्स, हमारे जो आम आदमी हैं उनमें हम अपने लाइफ स्किल, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के जरिए क्या संदेश दें विज्ञान के साथ। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रिचार्ज वाटर, वो जल का और चीज़ों का पुनर्चक्रण करें, कम प्रयोग करें और उसको रिचार्ज करें। रिट्रोफिट एनर्जी सेविंग मॉड्यूल्स इन होम्स, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ऊर्जा की बचत की बात। रिड्यूस एंड मैनेज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको कम करें, उसको मैनेज करें। सपोर्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम कार पूल करें और हम इफेक्टिव जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें। स्प्रेड द मैसेजेस, जो विज्ञान के मैसेजेस हैं उनको हम फैलाएं। रिकॉग्नाइज पायनियरिंग एफर्ट्स, जो देश में जो पायनियरिंग एफर्ट हुए हैं विज्ञान को आगे बढ़ाने के, उसको हम रिकॉग्नाइज करें। अब आप देखें, जो हमने इनोवेशन की बात की वो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने यहाँ पेश करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इन तस्वीरों को कौन बना रहा है। जी, इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं जिसमें एक आम आदमी के ये इनोवेशन, जो लाइफ स्किल्स और क्रिएटिविटी के जरिए, आप देखें विज्ञान की बात कितनी खूबसूरती के साथ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जिसमें इनोवेशन भी है और लाइफ स्किल्स भी हैं और क्रिएटिविटी भी है। एक जो सज्जन यहाँ पे पेड़ पे चढ़े हुए हैं, उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसको लगाकर पेड़ पर चढ़ा जा सकता है, इसमें किसी सीढ़ी आदि की जरूरत नहीं होती। आप जो दूसरा देख रहे हैं, ऐसा ये स्पेशल तरीके की डिवाइस है जिसमें आप पानी में चल सकते हैं। अगर आप कहीं पानी आपके घर के आसपास भरा है और आपको रास्ता पार करना है तो ये विशेष प्रकार के जूते पहनकर आप पानी पर चल सकते हैं। और इसी तरह से आप देख रहे हैं तीसरा, ये जो महिला है ये एक साइकिल चला रही है, इसमें इसको जो इसके अनाज है उनको भी इसमें कटाई हो रही है और उसको कोई इतना बल भी नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप देखें, ये PK रवि हैं केरल में, जिन्होंने पेपर यानी काली मिर्च को काटने का एक थ्रेशर बनाया है। तो अब ये सब आम आदमी ही बना रहे हैं और इसको कौन बनवा रहा है उसको हम अभी आपको आगे बताएंगे। ये एक थ्रेशर, एक ऐसा थ्रेशर है जो काली मिर्च जो खेत से निकाल के, जो हाथ से अभी तक उसको अलग किया जाता था, वो ना करके इस मशीन से इसको अलग किया जाएगा। और इन सभी जो इनोवेशंस हैं इसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। हर साल भारत के राष्ट्रपति इनको सम्मानित करते हैं। ये आप देखें डिवाइस, हमारे कुछ ऐसे यंत्र जो हमारे फसलों से और मसालों से जुड़े हुए हैं, कुछ उसमें कुछ मशीनें हैं, कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो हमारे फसल को बीज से अलग करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हमारे बनाई गई हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसमें भी कुछ फसल की बात हो रही है जो जिसको हम छिलके से अलग करने की हम बात कर रहे हैं इस चित्र में। और ये आप जो देख रहे हैं इसमें आप अगर आप विजुअल यहाँ पे ला सकें, इसमें राष्ट्रपति ये जो हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसको इनॉग्रेट कर रही हैं। हर साल हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जो हैं हमारे जो इनोवेशन है उसको सम्मानित करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये एक डिवाइस बनाई गई है जो
कहीं ना कहीं इनोवेशन और लाइफ स्किल्स और क्रिएटिविटी के साथ है। ये कुछ डिवाइस बनाई गई हैं, यहाँ पर आप देखें स्टोव हैं, कुकर है और भी बहुत सारी चीज़ें। अनदर उसमें किस तरह के हम एनर्जी की सेविंग की हम जो बात करते हैं अपने घर में खाना पकाने के लिए, तो वो ये डिवाइस हैं जो हमारी रसोई में काम आती हैं। तो इनकी ना केवल मार्केटिंग की जाती है, इनको इनोवेशन को टेक्नोलॉजी में तब्दील भी किया जाता है। ये कैसे और कौन कर रहा है इस पर भी हम पहुंचेंगे। आप ये देखें हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं हमारे इनोवेटर्स की, जो हर साल दिल्ली में ये राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम होता है। जमीन से जुड़े आम आदमी, आम इनोवेटर्स की बात जो की जाती है, एक बहुत बड़ी बात है। और ये कौन करता है? ये करता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। हर साल ये एक ऑटोनमस बॉडी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की, बेस्ड ऑन दी हनी बी नेटवर्क। हनी बी नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी हम बात करेंगे। इसकी फिलॉसफी है विच प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू ग्रास रूट इनोवेटर्स एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोग जो विज्ञान नहीं पढ़े हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो लेबर क्लास है, जो किसान हैं, जो कार्मिक हैं, उनको लेकर ये सम्मानित करता है, आगे बढ़ता है। न केवल सम्मानित करता है बल्कि इन इनोवेशंस को उसमें जो साइंटिफिक इनपुट डालकर एक बेहतर टेक्नोलॉजी में तब्दील करता है और उसकी मार्केट भी करता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। National Innovation Foundation, building upon the Honey Bee Network philosophy, started functioning in March 2000 as India's national initiative to strengthen the grassroots technological innovation and outstanding traditional knowledge. Its mission is to help India become a creative and knowledge-based society by expanding policy and institutional space for grassroots technological innovators. NIF is committed to look for grassroots innovators who have developed technological innovations in any field of the human survival without any outside help. जी, ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो हर साल हमारे जो ट्रेड फेयर लगता है नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में, वहाँ भी इसकी झांकी प्रस्तुत की जाती है। इन चीज़ों को बाजार में बेचा भी जाता है। किस तरह से मिट्टी के बर्तन, तवे इत्यादि जो एनर्जी सेविंग करते हैं और एक बेहतर उत्पाद हैं। NIF, National Innovation Foundation, help them get due reward for their innovation and ensure that such innovation diffuse widely through commercial and non-commercial channels, generating incentives for them and other involved in the value. हनी बी नेटवर्क क्या है? अगर आप हनी बी नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप एक अगर आम आदमी हैं, आपका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है और आपने कुछ इनोवेशन किया है, जी, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप लाइफ स्किल से लैस हैं, अगर आप कुछ क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, अगर आपके निर्णय ऐसे हैं कि आप अपने से कुछ नवाचार, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इस हनी बी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, जो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का एक पार्ट है। विद मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हनी बी नेटवर्क, NIF हैज बीन एबल टू बिल्ड अप ए डाटाबेस ऑफ मोर देन, आप देखें, 2 लाख आइडियाज, इनोवेशंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस, नॉट ऑल यूनिक बट ये 2 लाख से अधिक नए नवाचार, नवसृजन, इनोवेशन इनके पास हैं। और फ्रॉम ओवर 555 जो जिले हैं, 555 districts of the country, through the collaboration with R&D institutions, NIF help in getting these innovations validated and converting them into value-added technologies products. Honeybee Network क्या है? Honeybee Network is a क्रूशियबल ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो लाइफ स्किल्स के सिलेस, जो मैंने बताया, जो क्रिएटिव लोग हैं, इनोवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा देशव्यापी नेटवर्क है। इन नेटवर्क हैविंग प्रेजेंस इन मोर देन 75 कंट्रीज। आप देखें 75 देशों में इनका प्रेजेंस है। व्हाट हैज़ मेड हनी बी नेटवर्क टाइट निट एंड efficiently functional is its philosophy. Honeybee signifies a philosophy of discourse which is authentic, accountable and fair. The network has been woven around 3 basic ideas, और जो ये बेसिक आइडियाज़ हैं वो यही हैं: इनोवेशन, इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी। बैम्बू स्प्लिंट मेकिंग मशीन आप देख रहे हैं। Incense sticks made from bamboo are the major raw material used in agarbatti industry. India is the largest producer of incense sticks in the world and it is mostly being manufactured by tribal people in interior part of northeast. तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो एक वहाँ पे आम आदमी, जो आम कारीगर है, उसने ये मशीन बनाई है। आप ये देखें, आप टेंडर कोकोनट ब्रेकर, कोकोनट को तोड़ने के लिए डिवाइस बनाई गई है, क्योंकि कोकोनट को तोड़ना अपने आप एक बहुत जटिल काम है, लेकिन इस मशीन के अंदर डालकर कोकोनट को आराम से तोड़ दिया जाता है। और ये भी डिवाइस एक आम आदमी ने बनाई है जो हनी बी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
मल्टीपर्पज़ प्रोसेसिंग मशीन, ये बहु उद्देश्य वाली प्रोसेसिंग मशीन है जो जूस और पल्प को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है फलों से और चीज़ों से। तो इस तरह की डिवाइसेस जो आम आदमी बना रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जुड़ सकते? अगर आप इनोवेटिव हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आप भी इनसे जुड़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ गीतिका, ये समाप्त कार्यक्रम का समय यहाँ पे हो गया, क्योंकि बिल्कुल फिलहाल मुझे यही कहना था। जी जी जी। जिस तरीके के उदाहरण आपने हमारे तमाम देखने वालों को दिए, उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी प्रेरित हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि काश वो भी ऐसा कुछ कर पाएं। जैसे कि हमने लाइफ स्किल्स पर कुछ बहुत अच्छी चर्चा की है, और इसके चलते मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हम कहते हैं कि वो हर एक परेशानी जो उत्पन्न होती है वो अपने आप अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर आती है। पर शायद विचार करने वाली बात है कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद यहाँ से परेशानी शुरू हुई है और अब ये परेशानी, इसका कोई अंत नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वो हर एक परेशानी जिसको हम परेशानी मान के चल रहे हैं वो परेशानी नहीं है, वो एक रास्ता है आपकी उस मंजिल तक पहुंचने का। जो कोप विद स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स की हमने बात की लाइफ स्किल्स में, परेशानियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य घटक हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते। मानव जीवन हमने इस धरती पर लिया है और हम परेशानियां साथ में लेकर आए हैं, तो हम परेशानियों से डरे नहीं, हम हिम्मत नहीं हारें और हम बहुत आराम से क्रिएटिव थिंकिंग करते हुए, इनोवेटिव थिंकिंग करते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए उन परेशानियों को दूर करें, क्योंकि हर परेशानी अपने आप में समाधान लेकर आती है। हर एक परेशानी के बहुत सारे विकल्प होते हैं उसके समाधान के, और अगर आप उन पर गौर करेंगे तो आप आराम से अपने लाइफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए उनके समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। जी, जैसा कि हमने डिसीजन मेकिंग पर भी बात की थी, आपने बताया था कि इस तरीके से एक सही निर्णय लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर मुद्दा शायद यहाँ पर ये उठता है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, निर्णय अपने आप में निर्णय होता है। उसके आउटकम्स भले ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, जिसको हम बाद में कहते हैं कि आपने गलत निर्णय लिया या सही निर्णय लिया। पर शायद ये ज़रूरी है कि अक्सर लोग घबरा जाते हैं और निर्णय लेने की शक्ति को कह सकते हैं पीछे कर लेते हैं, अपने आप को पीछे कर लेते हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो निर्णय लेने की क्षमताएं हैं बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच एक रैशनल है, तार्किक सोच है। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान की धारा 51A(H) में बहुत स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि हम हिंदुस्तानियों का ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सोच को वैज्ञानिक तरीकों से सोचें और हम उसी तरीके से निर्णय लें। तो साइंटिफिक टेम्पर की बात और सवाल जवाब पूछने की बात हमारे संविधान में वर्णित है, तो केवल उसको आप वहीं तक वर्णित न रहने दें, आप उसको अपने जीवन में उतारें। उन सवालों को जो आपके अंतर्मन में घूम रहे हैं, उन निर्णयों को जो आप लेने वाले हैं, अगर आप विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे, आप वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर कसेंगे कि हाँ, आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही होगा, आपकी सोच सही है, वैज्ञानिक तरीके से है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी आपका डिसीजन होगा जो गलत होगा। और मैं समझता हूँ कि निर्णय लेना हमारी सोच पर आधारित है और उसमें हमारा जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, हमारी जो साइंटिफिक टेम्पर है, पहले जानो फिर मानो। देश में कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो लोग भी अपने घर से दूध कटोरी और चम्मच लेकर गणेश जी को दूध पिलाने पहुंच गए थे। लेकिन वहीं पर कुछ जो जानकार थे, वैज्ञानिक जानकार थे, उन्होंने ये भी संदेश प्रसारित किया कि ये गणेश जी का दूध पीना एक कोरी वैज्ञानिक घटनाएं हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो अगर हम चीज़ों को जान लें तो हम उन चीज़ों को मानने से बच जाएंगे जो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, बेतुकी हैं। तो उसमें सच्चाई यही थी कि हमारा जो दूध पिलाना, किसी भी पत्थर को, किसी भी गिलास को आप दूध पिला सकते हैं, वो एक पतली सी सतह बन जाएगी जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं और वो दूध नीचे गिर जाएगा। या कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, आसंजक ससंजक बल, यानी पानी तरल है, दूध तरल है और मूर्ति या पत्थर ठोस है, उनके बीच एक आकर्षण का बल लगता है और वो दूध सतह बनाकर नीचे चला जाता है। या कोई उसमें ऐसी केशिका, कोई ऐसी छेद होगा, नली होगी, जिससे कि हमारा बत्ती से जब हम दिया जलाते हैं या लैम्प जलाते हैं तो तेल ऊपर आता है, उस तरीके से कोई सिद्धांत उसमें केशिका नली का लगा होगा, कैपिलरी एक्शन लगा होगा, ताकि वो दूध ऊपर चला गया। तो ये 2-3 सिद्धांत विज्ञान के हैं जिसको हम जान लें, तब हम बेहतर तरीके से मान पाएंगे कि गणेश जी का दूध पीना निराधार था। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के निर्णय, इस तरह के डिसीजन हम तभी ले पाएंगे जब हम अपने लाइफ स्किल्स को पुख्ता तरीके से अपने साथ रख के चलें। हम क्रिएटिव बने, हम इनोवेटिव बने, हम इमेजिनेटिव बने, हम अपने से सवाल पूछें, हम अपने से अपनी निंदा खुद करें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खुद करें, अपने से उसका
जो भी प्लस या माइनस है, जो सही गलत है, उसके सवाल करें। उसके बाद हमारे डिसीजन डंके की चोट पर सही होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरीके से काफ़ी लोगों ने, यानी कि अगर हम आम जनमानस की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो किस तरीके से छोटे छोटे उपकरण हम ऐसे बना लेते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी की, यानी कि कह सकते हैं आम जिंदगी की परेशानियों को, दिक्कतों को आराम से उनसे निजात पा लेते हैं। यूँ कह लीजिए कि हम अपने आप को सहूलियत दे देते हैं वो काम करने के लिए। तो क्या मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, कि क्या जो हमारे पास सामान मौजूद है हम उससे भी उन चीज़ों को बना सकते हैं, या फिर अगर हम कोई ऐसा इनोवेशन करना चाहते हैं जिसमें थोड़ी लागत ज़्यादा आएगी, अगर ऐसा कुछ हम बनाना चाहते हैं तो हमें एड कहाँ से मिले? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि हमारा जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिसकी हमने यहाँ चर्चा करी, जो मिनिमम रिसोर्सेज में लोगों ने चीज़ें इनोवेट की, क्रिएट की और लाइफ स्किल्स के साथ की, तो मिनिमम रिसोर्सेज में ऐसी चीज़ें बनाई और वो हनी बी नेटवर्क से जुड़े, और उनकी जो रिसर्च है वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, देश तक पहुंची और देश से दुनिया में पहुंची। और उसको उन्होंने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, इनोवेशन से टेक्नोलॉजी, देखिए अंतर क्या है कि इनोवेशन, हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो एक मिनिमम रिसोर्सेज से होती है, एक हमारी युक्ति होती है, कि जुगाड़ होता है कि हाँ हमने एक ऐसा जुगाड़ बना दिया। अब उसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपना ज्ञान उसमें लगाते हैं और उसको एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो विज्ञान से जब टेक्नोलॉजी का रास्ता जो है ना वो इनोवेशन से होकर गुजरता है, तो वो टेक्नोलॉजी जब बन जाती है तो वो बहुतायत में काम आती है, उसकी हम मार्केटिंग करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे काम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कर रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी साइंस से जुड़े कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, साइंस से जुड़े कोई और अपनी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फंडिंग एजेंसी है, जिसमें बहुत सारी परियोजनाओं का संज्ञान आप ले सकते हैं वेबसाइट पर देखकर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी की बात करता है, फसलों की बात करता है, फसलों में क्या साइंस है उसकी बात करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, जो पृथ्वी विज्ञान की बात करता है। तो यहाँ से बहुत सारी फंडिंग देश में हो रही है, देश के इंडिविजुअल्स को, देश में हमारे प्रयोगशालाओं को, हमारे जो महिलाएं हैं जिनका करियर उनके विवाह के बाद कुछ दिन के लिए रुक जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन के लिए, जैसे कि वो अपना फैमिली वे में जाने के बाद कुछ साल ब्रेक के बाद भी अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारी नायाब स्कीम्स हैं, नई नई स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, फंडिंग की योजनाएं हैं, जिनको आप नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया निमिष जी, आपने तमाम जानकारी हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूं कि अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई बात चल रही है कि आप भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, तो ये सभी माध्यम है जिनके ज़रिए आप पहुंच सकते हैं और उस सफल चीज़ को बना सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी जाते जाते कि कभी कभी दूसरों से लड़ने की चेष्टा में हम खुद से लड़ना भूल जाते हैं। हम कभी कभी खुद से दूसरों से तो जीत जाते हैं लेकिन खुद से हार जाते हैं, तो इसलिए खुद से जीतने के लिए ज़रूरी है कि खुद से लड़िए। निमिष जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले लेक्चर्स के माध्यम से भी हम और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।